सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका पूजा श्रीवास्तव आज हिंदी में आपको एक नया चैप्टर लेके आई हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में एक नया चैप्टर है जो कि बच्चों आपके लिए बहुत उपयोगी है, न कि वर्तमान काल में, भविष्य काल में भी आपके लिए बहुत जरूरी है। इसको जानने के लिए चलिए देखते हैं कि पहले हमारा चैप्टर कौन सा है। आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन बच्चों, आज का युग जो है हमारा वो इंटरनेट का है, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सारी चीजें हम देखते हैं, इससे रिलेटिव होते हैं। इनका हमारा उपयोग बहुत ज्यादा, बिना मोबाइल और बिना कंप्यूटर के हमारा लाइफ जैसे कि रुक सा जाता है, लेकिन फिर भी हमें पत्र लेखन की आवश्यकता पड़ती है। पत्र लेखन हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ती है हर जगह, क्षेत्र में। आप अगर घर स्कूल में छुट्टी भी ले रहे हो तो हमें एक एप्लीकेशन लिख करके देना पड़ता है, यानी कि पत्र लेखन आपको जरूरी होता है। जब आप नौकरी के लिए कहीं अप्लाई करते हो तब भी आपके लिए पत्र लेखन जरूरी है। छोटी छोटी चीजों के बाद में हमें जब कहीं पे जाना होता है या किसी के लिए हमें कुछ आवश्यकता होती है, तब हमारे लिए ये पत्र लेखन आवश्यक हो चुका होता है या हो रहा होता है या जरूरी है हमारे लिए। पत्र लेखन इंटरनेट की दुनिया में भी हम ईमेल का प्रयोग करते हैं, उसमें भी हमारा एक फॉर्मेट होता है जिससे कि हम पत्र लेखन कैसे लिखें। तो पत्र लेखन जो है बच्चों, वहाँ पे एक पत्र लेखन का भी तरीका होता है कि हम अपने बात को कैसे दूसरों तक व्यक्त कर सके। आपने सुना होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, यानी कि पहला प्रभाव ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, वही आखिरी होता है। क्योंकि पहले हम कहीं पर, मान लीजिए कहीं पर हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, इंटरव्यू देने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एप्लीकेशन देना होता है, अपना रिज्यूम डालना होता है। अब जब इस समय तो पहली बार तो हमारा रिज्यूम क्या है या एप्लीकेशन या क्या कहेंगे हम, आवेदन पत्र हिंदी में कह लेते हैं, तो हमारा आवेदन पत्र उनके पास जाता है। आवेदन पत्र के द्वारा उन्होंने हमारा चेहरा तो देखा नहीं होता है, ना ही हमारे व्यक्तित्व को जानते हैं। तो पहला जो हमारा जो उनसे पहला साक्षात्कार जो होता है वो हमारा आवेदन पत्र होता है। आवेदन पत्र के द्वारा वो हमारी लिखावट, कैसे हम लिखते हैं, हमने कौन कौन से शब्द का प्रयोग किया हुआ, या हमने उस पत्र में कितने बड़े बातें, कितने संक्षेप लिखा है, इन सारे बातों पर वो ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बार उन्होंने साक्षात्कार किया तो हमारे आवेदन पत्र से ही तो किया है। वो तो हमें पर्सनली जानते नहीं है, वो हमारे घरेलू संबंध तो हमारे उनसे होते नहीं है, क्योंकि वो आवेदन पत्र के द्वारा ही हमें जानते हैं। तो पत्र लेखन भी एक कला होती है, उसको लिखने का तरीका होता है कि वो कैसे लिखा जाता है, उसमें कौन कौन सी त्रुटियां ना हम करके उसको कितने सरल ढंग से कह सकते हैं, कितने संक्षेप में, और कितने ही अपने बातों को किस तरह से हम प्रभावी बना सकते हैं, इस पत्र लेखन में वो लिखा जाता है। तो पत्र लेखन भी, मैंने कहा ना बच्चों कि पत्र लेखन भी एक कला होती है। तो पहले हम जान लेते हैं कि पत्र लिखते समय हम किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है कि पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और स्वाभावी होनी चाहिए। यानी कि जब हम पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हमारी भाषा जो एकदम सरल, हमें ये नहीं है कि हम शुद्ध हिंदी में लिख रहे हैं या बहुत ज्यादा प्रभावी या कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं या बहुत ज्यादा कठिन शब्दों को, ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए जो दूसरे व्यक्ति को उसका अर्थ पता हो या उसको वो समझ सके, है ना। सामने वाला व्यक्ति कैसा है इसके लिए जानना आवश्यक है। तो वो सरल से सरल शब्दों का या पहले स्पष्ट सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। भाषा, आपकी जो लिखावट होती है, जो आपकी राइटिंग होती है, वो स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसी नहीं कि आपने क्या लिख दिया कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, वो भी आपको स्पष्ट होना चाहिए, वरना वो अर्थ भी आपका गलत निकल सकता है। तो राइटिंग आपकी सुंदर होनी चाहिए। दूसरी बात पे हम आते हैं, पत्र में अपनी बात को संक्षेप में लिखनी चाहिए। अब पत्र लेखन लिखने का, आवेदन का पत्र का मतलब ये नहीं होता है कि हम 2-4, 3-4 पन्नों में हम उसको लिखें। हम जितना उसे अपनी बातों को छोटा करके लिखेंगे, यानी संक्षेप में लिखेंगे, वो बात उतनी ही प्रभावी होती जाएगी। तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी बातों को कितने संक्षेप में हम कह सकते हैं। जैसे कोई कहानी होती है तो हम उसका पूरा कहानी पढ़ते हैं, लेकिन जब हमें उसे सारांश में लिखना होता है तो हम उसे छोटा करते हैं। उसी प्रकार से हमें पत्र को भी संक्षेप करना होता है कि हम कम से कम बातों में अपनी पूरी बातों को हम उनको बता सके। तीसरे टॉपिक पे आते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है विराम चिन्हों को उचित प्रयोग करना। बच्चों, जो पत्र लेखन है या हिंदी लेखन है या फिर कोई भी लेखन है, हमें उसमें विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह आदियों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ये सारे चिन्ह कहाँ कहाँ पे लगते हैं, वरना बात तो वही हो जाएगी कि आपका इसमें अर्थ कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। तो इसमें जो है आपको
इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं चौथे टॉपिक पे। पत्र जिसे लिखा जाए, अब उसी के अनुकूल संबंधवाची शब्दों और भाव अभिवादन अवश्य लिखना चाहिए। यानी कि हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका हमें संबोधन, जैसे कि हमने अपने मान लीजिए हमें अपने स्कूल में या हमारे स्कूल के लिए हम छुट्टी के लिए हम 2 दिन के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो सेवा में हमें किसको, स्कूल में कौन होता है हेड, स्कूल में हमारे प्रधानाचार्य होते हैं या प्रधानाचार्या होती हैं, तो हमें क्या करना है, प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य यानी कि जो भी है उनको हम संबोधन करेंगे, है ना, कि महोदया या महोदय, तो कर करके हमें उसको संबोधन करना चाहिए और अभिवादन करना चाहिए, ये वैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। चलो हम आप देखते हैं 5वां हमारा क्या है, पत्र के अंत में लिखने वाले का नाम अवश्य लिखना चाहिए। यानी कि पत्र के अंत में हम अगर किसी को पत्र लिख रहे हैं तो अगर हमने इसका ऊपर संबोधन किया है तो हमें अपना भी नाम नीचे लिखना चाहिए कि हम मतलब वो हमें कैसे जानेगा, पत्र लिखे हमारा, तो उसमें हमारा नाम होना चाहिए कि हमारा प्रेषक है, हम प्रार्थी हैं और आपसे ये प्रार्थना कर रहे हैं। हमने अपना, जैसे आप अगर स्कूल में आप छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दे रहे हो तो ऊपर प्रधानाचार्य का नाम लिखेंगे और नीचे आकर के अपना नाम लिखेंगे कि प्रार्थी है या शिष्य है, जो भी है आप अपना नाम लिख लोगे। अगर जैसे मैं हूँ तो मैं लिख दूंगी पूजा श्रीवास्तव नीचे अंत में, तो उसी प्रकार से हमें अंत में आकर के अपना नाम लिखना चाहिए। इन छोटे छोटे बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो पत्र लिखना बहुत ही सरल हो जाएगा। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पत्र के बारे में काफी कुछ जाना कि हमें पत्र लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे हम पत्र को लिखें और कितने सावधानी से उसको अमल करें। हमारी लिखावट सुंदर होनी चाहिए, हमारे शब्द जो होते हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए। इन सारी बातों को हमने जाना। अब हम बच्चों आगे इस पत्र के कितने प्रकार होते हैं उससे भी बात कर लेते हैं। बच्चों, यहाँ पे पत्र आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। जिन व्यक्तियों के साथ पारिवारिक संबंध नहीं होते हैं उन्हें लिखे जाने वाले पत्र और औपचारिक पत्र कहलाते हैं। बच्चों, जिनको हमारा कोई संबंध नहीं होता, हम उन्हें पहले से नहीं जानते हैं, तो उनको लिखा गया सारे पत्र जो होते हैं वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कि हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं, ये देखिए प्रार्थना पत्र, प्रधानाचार्य को पत्र, संपादक को पत्र, कार्यालय पत्र आदि। प्रार्थना पत्र यानी कि हम किसी चीज के लिए जब प्रार्थना कर रहे होते हैं, उनसे हमारा परिचय तो होता नहीं है, हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप नगर पालिका के द्वारा कि नगर पालिका से हमारे यहाँ पे बहुत सारे कूड़े फैले हुए, आप उसको साफ सफाई कर दीजिए। तो हमारा उनको कार्यालय में क्या होता है, हम उन्हें आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो वो प्रार्थना पत्र कहलाता है। प्रधानाचार्य को पत्र जब हम बच्चों लिखते हैं, हमें स्कूल में हमारे प्रधानाचार्य होती है, तो हमें उनको जब फीस माफ कराना होता है या फिर हमें उन्हें छुट्टी लेनी होती है या किसी चीज की उनको सूचना देनी होती है, तो हम अपना पत्र किसको देते हैं, प्रधानाचार्य को देते हैं। तो प्रधानाचार्य को लिखा हुआ पत्र कहलाता है। संपादक महोदय, अब हम पत्रिका तो आप पढ़ते होंगे, समाचार भी आप पत्र पढ़ते होंगे, तो उसमें हमें पढ़ते पढ़ते कभी ऐसा एहसास होता है कि ये सारी चीजें इसमें और होनी चाहिए, हम उसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, तो हम किसको पत्र लिखेंगे, तो हम आपके समाचार पत्र जो कि संपादक महोदय होते हैं, हम उनको पत्र लिखते हैं उनके पते पर। तो वहां पे उनको जानकारी देते हैं कि सर इसमें हमारा ये त्रुटि है या ये इसमें हमें और ऐड करना चाहिए, तो वो हम संपादक महोदय को लिखते हैं। कार्यालय पत्र के अंतर्गत बहुत सारे पत्र आ जाते हैं, जैसे कि आप विद्युत विभाग में कार्यालय बहुत सारे होते हैं और हमारी जरूरतें भी उसी हिसाब से होती है। हमें कार्यालय में नगर पालिका है, विद्युत विभाग है और भी इस तरह के आदि कार्यालय होते हैं जहाँ पे हमारी जरूरत पड़ती है। टेलीफोन कार्यालय भी हो सकता है, आपके बहुत सारे कार्यालय हैं, तो कार्यालय में हम वहाँ पे कौन से अधिकारी बैठे हुए इस विषय में तो हम जानते नहीं हैं, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं होता, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि उनको हम पत्र लिखते हैं, पत्र के द्वारा उन्हें हम सूचित करते हैं या उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि सर ऐसी चीजें होनी चाहिए या ऐसी चीजें आप हमारा स्वीकार कर ले। इसके बाद हम जानते हैं अनौपचारिक पत्र के बारे में। अनौपचारिक पत्र जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत संबंध होते हैं, यहाँ पे संबंध होते हैं, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। जिनसे हमारा संबंध होता है, हमारे सगे संबंधी होते हैं, वो वाले पत्र जो होते हैं बच्चों वो अनौपचारिक के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कि हमारा मित्र, हमारे दोस्त
हम अपने हालचाल भाव और अपनी कुछ विशेष बातें अपने मित्रों को करते हैं। तो अब मित्रों से बात की गई हो तो हम अपने, अगर वो मित्र हमारा हमसे दूर है और हम अपने मन के भावों को बताना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम पत्र के द्वारा उनको सूचित करते हैं, हमें उनको पत्र लिखते हैं। या फिर हम कहीं दूर है तो अपने माता पिता को पत्र लिखते हैं, उनसे पैसे कर लेना हुआ या उनका हालचाल पूछना हुआ तो हम उन्हें पत्र के द्वारा बात कर सकते हैं। आज के ज़माने में टेलीफोन और मोबाइल सारी चीज़ें होती है, लेकिन जहाँ तक हमारे पत्र की बात आती है उसमें हम अपने मन के भावों को व्यक्त कर देते हैं। और पत्र लिखना तो एक कला है, वो भी हमें आनी चाहिए, है ना बच्चों। पत्र लिख करके हम अपने मनों को, भाव को व्यक्त कर सकते हैं। उसमें सारी बातें अपने पढ़ने वालों को भी अच्छी लगती हैं और लिखने वालों को भी। हम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, परस्पर हमारा संबंध बढ़ता है और हमारी इच्छा उन तक पहुंच जाती है और उनको पढ़ के भी अच्छा लगता है इस बच्चे ने या इस संबंधी ने हमें पत्र लिखा है। आज भी मोबाइल के युग में भी जब हमारे पास कोई पत्र आ जाता है तो हमें कितना अच्छा लगता है ना बच्चों। तो पत्र लिखना भी जरूरी है। चलिए इसके आगे हम आपसे बात करेंगे कि पत्र लिखा कैसे जाता है और उसमें हमें किस तरह से बातों को ध्यान से रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, पत्र लेखन इस टॉपिक पे हमने क्या सीखा था कि पत्र कैसे लिखे जाते हैं, उनमें हमें कैसे ध्यान देना चाहिए कि हमें इस पर शब्दों को स्पष्ट होना चाहिए, हमारे विराम चिन्हों का भी प्रयोग हमें सही से करना चाहिए, आदि बातों को हमने सीखा। इसके बाद हमने क्या देखा था कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। आपको तो याद हो गया होगा कि पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। इसके बाद हम पत्र का उदाहरण एक प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमें पत्र कैसे लिखना चाहिए और हमें किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं आवेदन पत्र। आवेदन पत्र हमने आपको बताया था कि हम जिस कार्यालय में किसी कार्य को करने के लिए आवेदन देते हैं, या नौकरी के लिए या तो विद्यालय में पढ़ते हैं तो वहाँ पे किसी कार्य के अवकाश के लिए या फिर फीस माफ करने के लिए हम उसके प्रमुख को, यानी कि जो वहाँ का पद पे होता है, प्रमुख पद होते हैं, उनको लिखा जाता है। तो स्कूलों में तो आपका प्रधानाचार्य होते हैं, तो प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। इसके अलावा जहाँ पे हम कार्यालय में देना चाहते हैं तो वहाँ के पद और उनका नाम लिखते हैं। चलिए देखते हैं आगे। पहले सबसे हम जब पत्र लेखन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम बाईं ओर पे क्या लिखते हैं, सेवा में। उसके बाद जिस कार्यालय में हम भेज रहे हैं वहाँ के जो प्रमुख है उसका पद और उसके पद के नीचे उनका पता लिखते हैं। जैसे कि प्रधानाचार्य जी, प्रधानाचार्य हैं या प्रधानाचार्या हैं, या फिर किसी और कार्यकारी के पद में जो बैठे हुए हैं उनका हम उच्चारण करें। अब हम उसके नीचे लिखते हैं उसका पता, आराध्य पब्लिक स्कूल नैनी प्रयागराज। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक क्या होता है नेक्स्ट, कि हम पत्र क्यों लिख रहे हैं, इसका विषय लिखा जाता है, क्योंकि विषय लिखना बहुत जरूरी है कि हम क्यों पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपना विषय, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। इस टॉपिक को भी लिखना बच्चों भूलिएगा मत। फिर इसके बाद हम लिखते हैं जिसके लिए प्रार्थना पत्र, जिस पद के लिए लिखा गया उस महोदय को संबोधन करने के लिए हम संबोधात्मक शब्दों को लिखते हैं। जैसे कि महोदया, हमने यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा था प्रधानाचार्य, उनको हम क्या संबोधन करेंगे, महोदया। या फिर अगर प्रधानाचार्य हैं तो हम उनके लिए प्रयोग करेंगे महोदय, या फिर हम माननीय, आदरणीय आदि शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद हमारा क्या नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाता है, हम इसमें आ जाएंगे आपके जो हमने विषय लिखा था उस विषय का कारण का विस्तार लिखेंगे इस नेक्स्ट अनुच्छेद में। देखिए आप आगे देखिए, सविनय निवेदन है कि कल शाम से मुझे ज्वर आ रहा है, डॉक्टर ने मलेरिया बताया है और 4 दिन का विश्राम करने का परामर्श दिया है, अतः मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। बच्चों इस अनुच्छेद में हमने कारण लिख दिया, उसका विस्तार कर दिया। इसके बाद हम जब इसके दूसरे अनुच्छेद में आते हैं उसके नीचे लिखते हैं तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं। कैसे कि आपसे विनम्र निवेदन है कि दिनांक 16/4/2020 से 19/4/2020 तक
4 दिन का अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें। फिर यहाँ पर हमने उनसे प्रार्थना की कि हमारे लिए अवकाश प्रदान करें। फिर हम इसके बाद उनसे अवकाश लेने के लिए कहते हैं। तो हमें जब हम किसी से कुछ लेते हैं बच्चों, तो उनका हमें धन्यवाद भी करना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। आप किसी से गिफ्ट लेते हो तो उसको भी तो आप धन्यवाद, थैंक यू तो बोलते ही हो ना। तो हम यहाँ पर उसका धन्यवाद का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे धन्यवाद या सब धन्यवाद लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा नीचे आ जाता है एक टॉपिक पे कि आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या या आदरणीय या फिर भवदीय आदि का प्रयोग करते हैं। फिर उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, अपना नाम, ताकि उन प्रधानाचार्य को पता तो हो कि किस बच्चे ने हमारा नाम लिखा है, या कार्यालय में जिस पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं उन्हें पता तो होना चाहिए ना कि ये पत्र मुझे किसने भेजा है। तो यहाँ पे हम अपना नाम लिख देते हैं। उसके बाद कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, तो हम वहाँ पर अपनी कक्षा लिख देंगे। या फिर हम अगर किसी कार्यालय में भेज रहे हैं तो हम वहाँ पे कक्षा ना लिख करके अपना पता लिख देते हैं, अगर जरूरी होता है तो। क्योंकि आप विद्यालय में पढ़ रहे हो तो वहाँ पर तो आपको पता लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर कार्यालय में अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ पे हम अपना पता लिखते हैं, या तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो, और नहीं तो केवल हम, जैसे कि हमने अभी आपको यहाँ दिखाया था कि हम कहाँ पे लिख रहे हैं, नैनी प्रयागराज के लिए, तो यहाँ पे पूरा पता लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, आप केवल यहाँ पे नैनी प्रयागराज लिख सकते हो। उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है दिनांक। हम जिस तारीख को ये पत्र लिख रहे हैं या उनको हम भेज रहे हैं उसका दिनांक लिखना चाहिए, 16/4/2020। यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि हम अवकाश के लिए पत्र या आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, हमने अभी आवेदन पत्र के बारे में सीखा। आवेदन पत्र जो होता है औपचारिक पत्र में आता है। अब हम आप सीखेंगे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में आप अपने जिनको आप परिचय होता है उन्हें आप पत्र लिखते हैं, जो आपके संबंधी होते हैं जिन्हें आप जानते हो उनको पत्र लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत हम आपको उदाहरण दे रहे हैं बधाई पत्र का। बधाई पत्र आप उनको लिख सकते हो जैसे किसी का जन्मदिन हो, किसी की शादी हो, या फिर किसी को सफलता मिली हो, तो आप उनको बधाई के पत्र के द्वारा उन्हें आप शुभकामनाएं दे सकते हैं। तो बधाई पत्र में चलिए हम देखते हैं कि ये किसका उदाहरण है। कक्षा में प्रथम आने पर सखी को बधाई पत्र। 2 सखियां हैं, आपस में मित्रता है उनमें, और वो दोनों उन दोनों में से एक जो है वो परीक्षा में सफल हुई है, दूसरी सखी उनको बधाई पत्र लिखती है। चलिए देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम जब बधाई पत्र लिखते हैं बच्चों, तो वहां पर हम उनका पता लिखते हैं। उसके नीचे दिनांक, जिस तारीख को भेज रहे हैं उनको, तो उस तारीख को हम वहाँ पे दिनांक को लिखते हैं, यानी कि डेट को लिखते हैं। उसके बाद प्रिय प्रीति, हम जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, जिसको हम लिखना चाहते हैं, उनसे हमारा क्या संबंध है। अगर वो आपसे बड़े हैं तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पूजनीय, आदरणीय पिताजी, दादाजी, जो भी आपका संबंध हो, या पूजनीय माताजी, हम उस तरह से संबोधित करेंगे। अगर वो हमारी उम्र का है, हमारा मित्र है, तो हम वहाँ पे लिखेंगे प्रिय सखी या प्रिय मित्र। और अगर हमसे छोटा है तो प्यारे अनुज, या और भी जो भी संबोधन आपका है वो आप वहाँ पे लिखते हो। उसके बाद हम उसके नीचे, अगर हमसे बड़े हैं तो आपको चरण स्पर्श, नमस्ते का प्रयोग हम करते हैं। अगर हमारे बराबर का है तो सप्रेम या नमस्ते भी कर सकते हैं। छोटा है तो सप्रेम, आशीर्वाद, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे हम देखते हैं पत्र में, तुम्हारा पत्र मिला, यह पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम्हें वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तुम्हें स्कूल की ओर से विशेष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के समाचार से यह खुशी और बढ़ गई है। यहाँ पर एक मित्र उसकी सफलता पर उसे बधाई दे रही है कि उसकी जो वो परीक्षा में सफल हुई है उससे वह बहुत प्रसन्न है। उसके आगे वो उसकी तारीफ करती है, यानी कि उसने जो परिश्रम किया है उसके बारे में बताती है। ऐसा आप भी लिख सकते हो, तुमने इस परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम किया और यह उसी का सुखद परिणाम है। इससे तुम्हारे माता पिता को भी असीम संतोष का अनुभव हुआ होगा। यहाँ पर वो उनके
माता पिता को के बारे में भी बताती है और उसकी जो उसने कठिन परिश्रम किया हुआ है उसमें भी उसकी सराहना करती है ना बच्चों। अब हम उसके एक आखिरी वाले में, मैं तुम्हें इस शानदार सफलता पर हार्दिक बधाई देती हूँ और प्रभु से कामना करती हूँ कि वह तुम्हें इसी प्रकार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ाता चला जाए। यहाँ पर वो एक आशा भी व्यक्त कर रही है, उन्हें बधाई भी दे रही है और अपने मन को भावों को भी व्यक्त कर रही है। ऐसा आप भी कर सकते हो। अगर आप पत्र लेखन प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको बहुत अच्छा पत्र लेखन लिखना आ जाएगा। आगे लिखती है, एक बार पुनः बधाई तुम्हारी सखी मीनाक्षी। पत्र के अंत में हम जो भी संबंध हमारा है, हम उनके मित्र हैं, हम उनके बेटे हैं या फिर जो भी आपका उसका संबंध है, तो वहाँ पर हम उन्हें संबोधन करते हैं। जैसे कि मैं आपका प्रिय पुत्र या मैं आपका अनुज, ऐसे भी आप लिख सकते हो। फिर उसके सबसे अंत में आकर के हम क्या लिखेंगे, अपना नाम। आखिर पता तो हो गया आपको पत्र किसने लिखा है या पत्र भेजने वाला कौन है। ये भी पता होना चाहिए कि आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हो और अपना नाम नहीं लिखोगे तो आपका मित्र कैसे समझेगा कि पत्र किसने लिखा है। इसलिए हमारा नीचे नाम होना भी जरूरी है। ऐसे ही आप बच्चों, आज का मोबाइल का युग है, लेकिन फिर भी क्या होता है, हम पत्र के द्वारा अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं और दूसरों को प्रसन्नता मिलती है। पत्र लेखन एक कला है और उसमें आप अगर प्रैक्टिस करते रहे तो बहुत ही अच्छा पत्र लेखन आपको लिखना आ जाएगा। पत्र लेखन बच्चों आपको परीक्षा में भी काम आएगा। परीक्षा के समय एक पत्र लिखना तो आवश्यक होता है, एक शीर्षक दे दिया जाता है और आपको पत्र लिखना होता है और आगे चल करके प्रतियोगिताओं में भी पत्र लेखन की आवश्यकता पड़ती है। तो पत्र लेखन आप सीखिए और उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आशा करती हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और आपका भविष्य में भी इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।